हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फायर। तो आज हम लोग क्लास 9th का साइंस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर है चैप्टर 5। ठीक है, तो ये है चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है, यानी कि सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो हमारी पूरी बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनी होती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। मतलब ह्यूमंस में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं। और जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिंगल सेल होता है, एक सेल यानी कि सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सिंगल सेल उनमें होता है, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कैसे है। देखो, सबसे पहले देखो, हमारे बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो सबसे पहले सेल से मिलके बना होता है। मतलब कि सेल एक सबसे छोटी चीज़ है जिससे मिलके हमारी बॉडी बनी होती है। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जो भी सेल होती है उनमें न्यूक्लियस होता ही है। तो सेल जो है ढेर सारे सेल्स मिलके, मतलब कि ये एक सेल है, फिर ये दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, मतलब कि ढेर सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं। देखो, सेल से मिलके टिश्यू बनता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को, यानी कि ढेर सारी जो सेल्स होती हैं वो टिश्यू बनती हैं, और टिश्यू से मिलके हमारा ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, ये सब हमारे ऑर्गन्स हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं। और फिर ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में जैसे कि हार्ट है, हार्ट के साथ ब्लड वेसल्स होती हैं। और जैसे एक ऑर्गन सिस्टम की बात करें, हार्ट हो गया, फिर उसमें ब्लड वेसल्स आ गई, ब्लड आ गया। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ढेर सारे ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जिसे मतलब बोलेंगे कि ये कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमारे पास होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ढेर सारे सिस्टम होते हैं जो ढेर सारे ऑर्गन से मिलके बनते हैं। और यही जब ढेर सारे सिस्टम्स मिल जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यही चीज़ है कि सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम, ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो मतलब कि सेल क्या है? सेल इनमें सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी यूनिट है सेल। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे, सबसे पहले देखो कि वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? इधर देखो, पहले चीज़ें समझा दे, फिर बुक से समझने में आसानी होगी। देखो, एक ट्री था जिसे ओक ट्री बोलते हैं। ठीक है, ये ट्री है, मान लो ओक ट्री है। ओक ट्री से ओक ट्री का जो बार्क होता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे पेड़ की जो छाल होती है उसे बार्क बोलते हैं। तो बार्क जो होता है वो मतलब सूखा पार्ट होता है, वो डेड पार्ट होता है। तो बार्क से हमारा कॉर्क बनाया जाता था। कॉर्क क्या होता है? ऐसे मतलब कैप की तरह काम करता था। ये कॉर्क ऐसे होता है, लकड़ी का गुट्टा टाइप का, जिसे जैसे वाइन और बियर की जो बॉटल होती थी उसे कवर करने के लिए ये बॉटल है, तो उसको ऐसे कॉर्क से कवर किया जाता था। वाइन और बियर की जो बॉटल्स होती थी उन्हें कवर करने के लिए कॉर्क का यूज़ करते थे। इसी ओक ट्री का जो बार्क होता था उसी से कॉर्क बनता था और वाइन और बियर की बॉटल को कवर करते थे। तो जो कॉर्क था, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक,
ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की थिन स्लाइस यानी कि पतली पतली स्लाइसें काटी और उन्होंने रॉबर्ट हुक जो थे अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाए थे और उसी माइक्रोस्कोप से इन्हें जो स्लाइस काटे थे इसकी कॉर्क की, उसे उन्होंने माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व किया और उन्हें कुछ कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो ऐसे उन्हें कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दिए। इन कंपार्टमेंट मतलब ये कंपार्टमेंट जो है ऐसे दिख रहे थे जैसे जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है। हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वैसा उन्हें दिख रहा था। तो ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कुछ हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर लाइक का है जिसे उन्होंने सेल नाम दिया था। ठीक है, तो इस सेल जो है, सेल एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, छोटे छोटे कमरे। तो ये जो है रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं लीवेनहॉक जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो आगे वो सब हम देखेंगे। तो पहले बस इतना जानो, ओक ट्री की जो बार्क होती है, उसकी छाल होती है, वो डेड पार्ट होता है, उसी से हमारा कॉर्क बनाया जाता था। और कॉर्क को जो है यूज़ करते थे वाइन और बियर की बॉटल को मतलब कवर करने के लिए, उसका कैप की तरह काम करता था। उसी को उन्होंने थिन स्लाइस काटी कॉर्क का और उन्होंने फिर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। उसे उन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, सेल जो होता है, सेल एक लैटिन वर्ड है, ये वर्ड है लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो, वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब उन्होंने कॉर्क को देखा, उसकी थिन स्लाइस करके देखी कॉर्क की, तो रॉबर्ट हुक को दिखा कि कॉर्क रिजेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब, जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर था उन्हें हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर दिखा, जिसमें मेनी कंपार्टमेंट थे, लिटिल छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। और कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक सबस्टेंस होता है जो बार्क, ट्री के बार्क से आता है। ये कौन सी ट्री थी? ओक ट्री थी। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी इन्होंने 1665 में की थी, हुक ने, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की जो है कॉर्क से सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। और इन्होंने जो है, ये एक चांस ऑब्जर्वेशन था, यानी कि ये मतलब ऐसे ही मतलब उन्हें पता नहीं था कि सेल जैसा कुछ होता है, कुछ ऐसे। तो उन्होंने बस ऐसे माइक्रोस्कोप में देखा और इन्हें दिख गया। ये चीज़ इन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से किया था, यानी कि इन्होंने ये माइक्रोस्कोप खुद से बनाया था, लेंस का यूज़ करके इन्होंने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक कॉल दीज बॉक्सेस सेल। ये जो उन्हें छोटे छोटे बॉक्सेस दिखे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा था, छोटे छोटे बॉक्स दिखे थे, उसे इन्होंने सेल बोला। और सेल जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है, दिस में सीम टू द वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। मतलब कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सिंपल सा एक इंसिडेंट था कि मतलब पहले, इसके पहले क्या था कि मतलब किसी ने नहीं देखा था। और ये क्या हुआ कि माइक्रोस्कोप में इन्होंने सिर्फ कॉर्क को देखा और कुछ कंपार्टमेंट दिखाई दिया। तो ये कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी, लेकिन ये साइंस की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने। ठीक है, दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट। मतलब कि पहली बार ये पता चला कि जो लिविंग थिंग्स है वो सेपरेट यूनिट की तरह है। मतलब सेल्स के ऐसे ग्रुप दिखाई दिए, मान लो ये सेल्स है तो सेल्स के ग्रुप दिखाई दिए, तो ये सेपरेट यूनिट की तरह उन्हें ऑब्जर्व हुआ। ठीक, तो द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब द यूनिट इज बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी। मतलब ये जो सेल वर्ड है वो आज के दिनों में यूज किया जाता है बायोलॉजी में। अब देखो 5.1 व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बने होते हैं, तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.1। तो देखो जितनी भी एक्टिविटी, हम सारी एक्टिविटीज़ को देखेंगे क्योंकि एक्टिविटी अगर मतलब ये स्कूल में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। अगर स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि अगर हम इसको देख लेंगे तो अगर इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्कूल एग्ज़ाम में तो उसमें आसानी होगी। ठीक है, तो ये देखो, लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम अ अनियन बल्ब।
देखो जो अनियन होता है, अनियन तो सबने खाया होगा, तो अनियन जो होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये कुछ बल्ब की तरह दिख रहा है, तो जो अनियन होता है उसे अनियन बल्ब बोलते हैं, ठीक है। अब अनियन को जो है कट करेंगे, उसका ऐसे लेयर लेयर निकालेंगे फॉर्सेप की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फॉर्सेप वी कैन पील ऑफ द स्किन, मतलब कि जो इसकी लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, पतली सी बहुत लेयर होती है, उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। तो इसमें भी एपिडर्मिस होता है। फ्रॉम द कॉनकेव साइड, यानी कि अंदर के साइड पे अनियन के इसको पिल अनियन को छीलेंगे। पिल मतलब होता है छीलना, ठीक है। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास, और इमीडिएटली मीन्स कि तुरंत ही वॉच ग्लास पे इसे रखेंगे। वॉच ग्लास क्या होता है, मतलब कि कांच का एक होता है ऐसे, तो उस पे हम चाहे रेक्टेंगल फॉर्म में हो या फिर सर्कल फॉर्म में होता है, तो उस पे हम वॉच ग्लास पे हम ये अनियन का जो पिल है उसे रखेंगे, ठीक है। और जिसमें वाटर पहले से रहता है, वाटर रहेगा, तो दिस विल प्रिवेंट द पिल फ्रॉम द गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई। मतलब वाटर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि वो फोल्ड ना हो, मतलब ये जो अनियन पिल है वो बहुत थिन लेयर होती है, तो उसे फोल्ड ना हो और ड्राई ना हो, तो इसलिए वाटर का यूज़ करते हैं। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, और ग्लास स्लाइड लेंगे, ठीक है। ये इस पे ग्लास स्लाइड लेंगे, ये कांच का भी ये भी होता है। तो पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर अ स्मॉल पीस ऑफ द पिल फ्रॉम द वॉच ग्लास। मतलब कि ये देखो जो ऐसे गोल सा होता है, ये वॉच ग्लास होता है, इस पे हमारा अनियन पिल है जिसमें वाटर पहले से है। और ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, वो हमारा ये होता है ग्लास स्लाइड होती है, ठीक है। ये ग्लास स्लाइड है। अब इस जो अनियन पिल है इसको इस पे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। वॉच ग्लास से उस पे लेके जाएँगे, और मेक श्योर दैट द पिल परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, मतलब कि अच्छे से वो फैला हुआ हो, फ्लैट हो, अ, ठीक है। जब इस पे वॉच ग्लास से उसे ग्लास स्लाइड पे लेके जाएँगे तो वो अच्छे से मतलब हो। तो इसके लिए नेसेसरी होता है कि हम पेंट ब्रश का यूज़ करें, अच्छे से हेयर पेंट ब्रश का यूज़ करते हैं। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सैफ्रोनिन सॉल्यूशन। सैफ्रोनिन क्या होता है, ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड होता है। सॉल्यूशन मतलब ही लिक्विड हुआ। तो सैफ्रोनिन को इस पे डालते हैं, ठीक है, ताकि मतलब कलर दिखे। ऑन द पीस ऑफ द पीस फॉलोड बाय द कवर स्लिप। अब इस पे इसके ऊपर हम लोग एक कवर स्लिप लगाएँगे। कवर स्लिप जो होता है वो भी काँच का होता है। तो ये ग्लास स्लाइड जो होता है उससे छोटा-सा होता है इतना, तो इसे कवर करते हैं। कवर स्लिप से जो हमारा अनियन पिल है जिसे हमने डाला है उस पे, उसे हम कवर करते हैं। टेक केयर टू अवॉइड एयर बबल्स, मतलब कि उसमें हम लोग मतलब निडल का यूज़ करते हैं। व्हाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग निडल, मतलब कि जब हम उस पे कवर स्लिप रख रहे होते हैं तो निडल का यूज़ करके रखें ताकि उसमें एयर बबल्स ना आए, ठीक है। आस्क योर टीचर फिर हेल्प के लिए। फिर टेम्परोरी माउंट क्या होता है, टेम्परोरी माउंट जो हम मतलब ये अभी प्रिपेयर जो सब चीज़ किया जा रहा है तुरंत-तुरंत, उसी चीज़ को बोलते हैं टेम्परेरी माउंट। अनियन पील का जो टेम्परेरी माउंट बनाए हैं, वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर द लो पावर फॉलोड बाय द हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब कि ये जो है हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करके देखते हैं। ये नीचे है हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब एडवांस माइक्रोस्कोप्स भी आ गए हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके दिखाते हैं चीज़ों को। पर ये जो है ये चीज़ें हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख जाती थी, मतलब कि सेल आसानी से कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दिख जाता है। तो अगर इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना हुआ तो उसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी यूज़ करते थे। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक आता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो जो होता है वो चीज़ों को और क्लियर करके दिखाता है। तो इसमें देखो ये आई पीस है। आई पीस यहाँ पे मतलब कि ऑब्जर्वर जो होता है, यानी कि जो देख रहा होता है, वो यहाँ पे अपनी आइज़ रख के चीज़ों को यहाँ यहाँ पे ग्लास स्लाइड होती है। ये ग्लास स्लाइड है, रेक्टेंगल फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आई रख के यहाँ पे देखते हैं तो चीज़ें दिखती हैं कि मतलब अंदर कैसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये कोर्स एडजस्टमेंट और ये फाइन एडजस्टमेंट, ये मतलब ये जो एडजस्ट करने के लिए होता है चीज़ों को, ये बड़े-बड़े चीज़ों को एडजस्ट करता है। और जो छोटी-मोटी गलतियाँ होती हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए ये फाइन एडजस्टमेंट होता है। और ये है इसका आर्म, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, और ये इसका स्टेज है।
ठीक है। और यहाँ पे मिरर है, मिरर जो होता है वो लाइट को कैप्चर करने के लिए होता है, ये इसका बेस है। यहाँ पे कंडेंसर है और ये क्लिप है, मतलब खिसक ना जाए कहीं स्लाइड, इसके लिए क्लिप लगाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, ठीक है। ये बॉडी ट्यूब है। तो यही सब चीज़ें हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो इसी में हम लोग देखते हैं। अब देखो ये है, व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। जब हम लेंस से ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिखता है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम चीज़ें देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। तो माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं तो हम जो चीज़ें हमें दिखी हैं माइक्रोस्कोप में उसे एक सीट पे बनाना है। तो जब सीट पे बनाया जाता है तो ये देखो यही चीज़ें दिख रही हैं। ये अनियन पील का है, ठीक है। ये अनियन पील का है स्ट्रक्चर। तो ये देखो ये सेल्स दिख रही हैं, ये सेल है, ये सेल है, ठीक। और ये जो है गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये सारी सेल हैं। तो ऐसा जो है स्ट्रक्चर दिखता है जब अनियन पिल को देखते हैं। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट। टेम्प्रोरी माउंट जो अभी मतलब स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं उसे टेम्प्रोरी माउंट बोलते हैं। ऑफ पिल ऑफ अनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब हम अनियन पिल को ऑब्जर्व करते हैं, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट साइज का अनियन ले तो क्या हमें डिफरेंट साइज दिखेगा। तो आंसर है नो, क्योंकि देखो जब अनियन हम देख रहे हैं तो साइज डिफरेंस होने से इसमें सेल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं। दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ये जो स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, ठीक है। जैसे सेल है तो कई सारे सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के सिमिलर दिखते हैं, सेम तरह की सेल्स होती हैं, वो एक साथ मिलके जो है एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाती हैं, लाइक एन अनियन बल्ब। मतलब पूरा अनियन बन जाता है, उसे अनियन बल्ब बोलते हैं, ठीक है। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब ऑफ डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर। मतलब कि अगर अनियन का साइज डिफरेंट हो तो भी वो सेम स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब सेल जो होता है वो सेम ही दिखता है माइक्रोस्कोप से। द सेल ऑफ द अनियन पिल विल ऑल लुक द सेम। मतलब कि जो भी सेल है वो सेम दिख रहा है रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे केम फ्रॉम। ये चीज़ें जो है साइज पे डिपेंड नहीं करती हैं। These small structure that we see are the basic building unit of the onion bulb। मतलब ये जो सबसे स्मॉल यूनिट है सेल है वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है अनियन बल्ब के लिए, ठीक है। तो सिर्फ अनियन बल्ब के लिए ही नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए जो बेसिक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो सबसे छोटी यूनिट है हमारे बॉडी की किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेल होती है। ये इन स्ट्रक्चर को हम सेल बोलते हैं। नॉट ओनली अनियन, सिर्फ अनियन के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए। दैट वी ऑब्जर्व अराउंड द मेड अप ऑफ द सेल। मतलब कि सारे ऑर्गेनिज्म में जो है जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल होती है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, जैसे ये एक सेल है ना, तो ढेर सारी सेल मिलके जो है काम करती हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाती हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि सिर्फ एक सेल जो है वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है और पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। जैसे कि अमीबा में, अमीबा हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम, इन सब में एक सिंगल स्ट्रक्चर जो है वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है। तो जो हमारी सेल है वो बेसिक बिल्डिंग है, किसी बेसिक बिल्डिंग यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ये है मोर टू नो। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं डिस्कवरी वाली, तो इसे छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। मतलब कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ठीक है। किस ईयर में की थी? 1665 में। ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस। कॉर्क क्या है? जो ओक ट्री होता है उसका बार्क से कॉर्क बनाया जाता है, जो वाइन और बियर की बॉटल को कवर करने के लिए होता था, यानी कि कैप का काम करता था। तो उसी से थिन स्लाइस निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ फिर प्रिमिटिव जो पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक ने अपना खुद का बनाया था, उसी से देखते हैं, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने कैसे सेल देखा था? डेड सेल।
रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेड सेल की डिस्कवरी की थी और 1665 में। तो सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं लीवेनहुक। एक सेकेंड, हाँ, लीवेनहुक ने क्या किया था 1674 में, मतलब कि रॉबर्ट हुक से 9 ईयर बाद, ठीक है, 9 ईयर बाद 9 साल लग गए। जब रॉबर्ट हुक ने खोजा था तो 1665 था, फिर 1674 ने इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इनका जो माइक्रोस्कोप था थोड़ा इम्प्रूव्ड था और इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था। जो लीवेनहुक थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की थी, जैसे बैक्टीरिया की डिस्कवरी हुई और स्पर्म की डिस्कवरी हुई और ये बहुत सारी चीज़ों की इन्होंने डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना और जो भी चीज़ मिलता था इन्हें, ये तुरंत उस पर रिसर्च करने लग जाते थे, ठीक है। विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, मतलब इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। इनका जो माइक्रोस्कोप था वो थोड़ा और अच्छा था। तो डिस्कवर द फ्री लिविंग सेल, मतलब कि लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने की। और वो लिविंग सेल कहाँ से मिला था, पॉन्ड वाटर से, ठीक है। पहली बार इन्होंने पॉन्ड वाटर में उसे देखा था। और इन्होंने कैसी सेल की डिस्कवरी की थी, लिविंग, ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब देखो रॉबर्ट ब्राउन, अब थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। देखो पहले रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, डेड सेल की, और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की इन द सेल, सेल के अंदर। जैसे देखो ये सेल है, तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और भी ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स थे। ये जो सेल स्ट्रक्चर है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। अब फोर्थ साइंटिस्ट हमारे आते हैं परकिंजे। परकिंजे ने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था फॉर द फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ द सेल, मतलब कि जो सेल में फ्लूइड सबस्टेंस होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, उसे उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला था। इसे मतलब टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है, ठीक। अब इसमें ये जो मोर टू नो है इसमें सारे बस साइंटिस्ट हैं। पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक जिन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में कॉर्क स्लाइस से, ठीक है। तो सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं लीवेनहुक जिन्होंने 1674 में लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी पॉन्ड वाटर से, ठीक है। और थर्ड साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। फोर्थ साइंटिस्ट हमारे यहाँ परकिंजे जिन्होंने 1839 में टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया था, जो फ्लूइड सबस्टेंस होता है सेल का। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं हमारे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, सेल थ्योरी दी थी। ये दो साइंटिस्ट थे, एक थे सिल्डन और दूसरे थे स्वान, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी, फर्स्ट साइंटिस्ट थे सिल्डन और दूसरे थे हमारे स्वान। सिल्डन ने 1838 में अपनी डिस्कवरी दी थी और जो स्वान है वो 1839 में, ठीक है। सिल्डन ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के मिल के बने होते हैं। ऑल प्लांट्स आर, एक सेकेंड बच्चों, ऑल प्लांट्स आर all plants are made up of cell, ठीक है। अब स्वान ने क्या बोला, इन दोनों की मतलब चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस यहाँ प्लांट की जगह यहाँ पे एनिमल है। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सिल्डन ने क्या बोला 1838 में कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, मतलब कि ढेर सारी सेल्स मिल के पूरा एक प्लांट बना लेती हैं, पूरी प्लांट बॉडी बना लेती हैं। और स्वान ने बोला कि जितने भी एनिमल्स हैं
वो जो है वो भी सेल से मिलके बने होते हैं, ढेर सारे सेल्स मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो देखो स्वान, स्वान मतलब संस्कृत में स्वान मीन्स कुत्ता होता है, तो स्वान में एनिमल आ रहा है ना, तो उसी से याद कर लो कि जो सेल्डन थे वो एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि वो बॉटनिस्ट वो होते हैं जो प्लांट पे स्टडी करते हैं, तो उन्होंने प्लांट्स के बारे में बोला था। और स्वान जो साइंटिस्ट थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, वो एनिमल्स पे स्टडी किए थे, ठीक है। तो सेल्डन ने बोला कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं, और स्वान ने बोला कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हैं। तो दोनों लोग की चीज़ें लगभग सेम ही है, मतलब सारी सेम है। तो अगर हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दिया था, सेल्डन और स्वान ने। अब एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी, ठीक है, कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो ये देखो मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मतलब कुछ उसमें और अच्छा करके। ये किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे विर्चो ने। इन्होंने मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी थी 1855 में। तो ये विर्चो जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या बोला था कि ओमनी सेल, इन्होंने मतलब अपने लैटिन लैंग्वेज, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है, छोटे छोटे रूम जो होते हैं उन्हें सेल बोलते हैं। सेल एक लैटिन लैंग्वेज है। तो जो विर्चो थे उन्होंने अपनी लैटिन लैंग्वेज में बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, जिसका मतलब होता है जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई हैं, यानी कि पहले से प्रेजेंट सेल से आई हैं, ठीक। देखो तो सेल थ्योरी जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल के बारे में, सेल जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए हैं। ये दो बायोलॉजिस्ट ने दिया था। पहले थे सेल्डन 1838 में, दूसरे थे स्वान 1839 में। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। और फिर सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपेंड किया गया, यानी कि मॉडिफाई किया गया। किसके द्वारा? विर्चो के द्वारा, जिन्होंने 1855 में इसको मॉडिफाई किया, ठीक। विर्चो ने मॉडिफाई किया और इन्होंने क्या बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि पहले से प्रेजेंट जो सेल होती हैं उनसे ही नई सेल आती हैं। यानी कि इन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया था उसमें उन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होती है 1940 में, तो ये पॉसिबल हो पाया कि जो सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पहले तो बस सिर्फ सेल दिखता था, तो उसके अंदर भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो तो उन सब की डिस्कवरी के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से चीज़ें आसानी से दिखने लगी अच्छे से, ठीक है। तो द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ड, मतलब कि जैसे जैसे इन्वेंशन हुआ मैग्नीफाइंग लेंस का, मैग्नीफाइंग लेंस मतलब लेंस होते थे तो वो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को बड़ा करके नहीं दिखाते थे। तो ऐसे लेंसेज का डिस्कवरी हुआ जो बहुत कई गुना, 20 गुना, जैसे कोई स्ट्रक्चर है तो ये मान लो इतना बड़ा है तो इसको 20 गुना बड़ा करके दिखा रहा है, 100 गुना, 200 गुना, कई तो 1000, 500, ऐसे बहुत सारे मतलब उसको मॉडिफाई करके दिखाते हैं, इतना गुना उसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो जब इन्वेंशन हुआ मैग्नीफाइंग लेंस का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ड के बारे में पता चला कि मतलब ऐसी भी दुनिया है जो हमारे साथ रहती है, जो हमें अपने नेकेड आइज से नहीं दिखती है, ठीक है। इट इज़ नाउ नो दैट अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही सेल होता है, एक सेल जो है पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म का मतलब कि एक सेल जो है वो पूरा फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि अमीबा में और पैरामीशियम में और क्लैमाइडोमोनास है, ठीक है। देखो अमीबा था, क्लैमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है ना ये सिंगल सेल है, ठीक है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को एक वर्ड देते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनि मतलब होता है सिंगल और सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है। देखो दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म,
यूनि मतलब सिंगल। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, मतलब कि बहुत सारे सेल्स एक साथ मिलके एक सिंगल बॉडी बनाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मतलब होता है मेनी, ठीक है। देखो मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन्स मेनी और सेलुलर मीन्स होता है सेल, जैसे कि फंजाई में। एक सेकेंड स्टूडेंट, जैसे कि फंजाई हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया और एनिमल्स हो गया, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें ढेर सारी सेल्स होती हैं, सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम और फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ द सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मतलब कि ये और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम पूछ रहा है। तो जैसे एक ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, ईस्ट भी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो और देख लेना, सर्च करना, अपने से देखना, ठीक है। तो एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी कि जो ये मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बहुत ढेर सारी सेल्स होती हैं, वो भी एक सिंगल सेल से ही आते हैं। जैसे देखो कि एक मान लो ये ओवम है, ओवम क्या होता है, फीमेल गैमिट है, और ये स्पर्म है, स्पर्म जो है मेल गैमिट है। तो दोनों गैमिट के मिलने से एक मतलब एक सेल बनता है जिसे जाइगोट बोलते हैं। तो ये सिंगल सेल ही है ना। अब यही जो जाइगोट है वो डिवाइड कर करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बनाएगा और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक एम्ब्रियो बन जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा, देन एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि एक सिंगल सेल से बन रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो भी एक सिंगल सेल से ही बनते हैं। जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा फॉर्मेशन, आज तो हम लोग में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा सेल हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा रहा होगा जब हम सिंगल सेल रहे होंगे। हमारा भी निर्माण जो है वो एक सिंगल सेल से ही हुआ है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, मतलब कि सेल जब डिवाइड करता है तो अपने ही जैसा सेल बनाता है। जैसे विर्चो ने बोला था कि होमिनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि जो पहले से प्रेजेंट सेल है उसी से नई सेल आती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि पहले से प्रेजेंट सेल से ही नई सेल आती हैं, ठीक। अब ये एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5.2। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट। टेम्प्रोरी माउंट मतलब समझते हो, जो तुरंत प्रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे हम लीफ पिल लेते हैं, यानी कि लीफ का छिलका लेते हैं, अनियन के लीफ का पिल लिया है। अब एक रूट का टिप लेते हैं, रूट की जो टिप की सेल्स होती हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए लेते हैं, ठीक है। और इवन पिल ऑफ द ऑनियन ऑफ डिफरेंट साइज, और डिफरेंट साइजेस के अनियन का वो लेते हैं। तो ये एक्टिविटी करने के बाद देखो कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनियन पिल, अगर हम अनियन की लीफ लेंगे, लीफ मान लो अगर हम लीफ ले रहे हैं तो लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये एक तरह का प्लास्टिड होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी कि खाना बनाने में हेल्प करता है। ये पता होगा ना कि खाना कहाँ बनता है, लीफ में। जो लीफ होती हैं वो फूड बनाने में हेल्प करती हैं, लेकिन रूट का तो ये फंक्शन नहीं होता। रूट क्या करता है, वो वाटर एब्जॉर्ब करने का काम करता है, वाटर मिनरल्स जो हो गया वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो फूड जो है लीफ में बनता है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो चीज़ें डिफरेंट होंगी। उसके सेल में जो लीफ की पिल है उसके सेल में डिफरेंट चीज़ें होंगी, यानी क्लोरोप्लास्ट होगा। और जो रूट हो गया, रूट की टिप हो गई, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, तो उसकी सेल में और इन दोनों की सेल में डिफरेंस होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज, क्या सारी जो सेल्स हैं वो सेम दिखेंगी? तो ये आंसर है नहीं, क्योंकि जो लीफ की है उसमें क्लोरोप्लास्ट है तो उसका शेप दूसरा होगा, और जो ये इसमें है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो इसका शेप दूसरा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या सभी का स्ट्रक्चर सेम होगा? अगर देखो ये जो है अनियन लेंगे, डिफरेंट साइज के अनियन होंगे, तो स्ट्रक्चर पे कहाँ फ़र्क पड़ेगा? तो वो तो अंदर सेल है ना, उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा।
कुड वी फाइंड डिफरेंस एमंग सेल फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी? तो इसका आंसर है यस। ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड, मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। लुक एट डिफरेंट पिक्चर डिपिक्ट सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, मतलब ये जो है, ये जो सेल्स यहाँ पे दिख रही हैं, ये पूरा ये स्मूथ मसल सेल्स दिखा है, ब्लड सेल्स, नर्व सेल, ओवम, बोन सेल, स्पर्म और ये फैट सेल है। तो ये जो सेल्स हैं ये ह्यूमन बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है, ये सारी सेल्स ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। देखो तो दिया है ना कि ये जो सेल्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाई जा रही हैं। अब देखो ये है स्मूथ मसल सेल, ये जो होती है वो हमारे मसल्स में पाई जाती है। ये स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप कैसा होता है कि जिसका जो इंड पार्ट होता है ये पतला होता है और जो बीच में होता है वो मोटा होता है। तो इस शेप को हम लोग स्पिंडल शेप बोलते हैं। जो हमारी स्मूथ मसल होती है वो स्पिंडल शेप की होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये मूवमेंट का काम करती है। इनवॉलंटरी मसल्स होती है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये मूवमेंट का काम करती है। जैसे स्टमक में जो मसल्स होती है, जो हमारे कंट्रोल में मसल्स नहीं होती है, उन सब में ये स्मूथ मसल्स पाई जाती है। ये देखो ब्लड की सेल्स है, मतलब ये दिखा रहा है कि ये सारी सेल्स हैं, पर इनका देखो शेप डिफरेंट है। शेप भी जो है वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसा जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिस तरीके का उनका फंक्शन होगा उसी तरह का शेप होगा उनका। ठीक है, तो ये देखो ये जो है मूवमेंट का काम कर रही है, तो इनका जो शेप है वो स्पिंडल शेप है। ब्लड सेल्स हैं, ये देखो इसमें WBC हैं, RBC हैं, तो ये सारी सेल्स हैं ब्लड सेल्स। WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स और RBC का होता है रेड ब्लड सेल्स। तो ये जो है डिफरेंट तरह की सेल्स हैं। ये नर्व सेल हैं जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये नर्व सेल पाई जाती हैं। ये ओवम है जो फीमेल गैमिट है। ठीक है, फीमेल गैमिट। स्पर्म है जो मेल गैमिट है। ये है बोन सेल, ये बोन में पाई जाती है, जिसे ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। साइट मीन्स सेल होते हैं, तो ये ऑस्टियोसाइट, ये बोन सेल है। और ये फैट सेल हैं। ठीक है, फैट सेल जो है यहाँ पे ये देखो स्पेस है, यहाँ पे फैट स्टोर रहता है, तो मतलब मोटे करने में हेल्प करता है। तो ये हमारी फैट सेल्स हैं। ये वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं। ये सारी सेल्स हमारे मतलब ह्यूमंस की बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा मैंने अभी बताया कि जैसा फंक्शन मतलब परफॉर्म करती हैं वैसा ही उनका शेप हो जाता है। तो जो है एक सेकेंड पहले, हाँ, द शेप एंड साइज, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। द शेप एंड साइज ऑफ सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब जैसा वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसी तरीके से उनका शेप और साइज होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा की जो सेल्स होती हैं वो अपना शेप चेंज करती हैं। जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अभी बताया था कि अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अब देखो इन सम केस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, मतलब कि कुछ केस में जो होता है सेल का शेप जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे कि नर्व सेल हो गई, नर्व सेल का जो है शेप जो है वो अलग है। ठीक है, नर्व सेल जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। तो ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म। ठीक, हाउ डज द लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन? लिविंग सेल कैसे ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं? वी नो दैट द देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ लेबर। अब डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है? जैसे हम लोग अपने घरों में देखते हैं ना कि जैसे आप लोगों का काम है पढ़ाई करना, तो मम्मी पापा का तो काम नहीं होता पढ़ाई करना। मम्मी का काम होता है, मतलब हम ऐसा कुछ बता नहीं रहे हैं कि मतलब फिक्स है यही। जैसे मतलब बस मान लो कि ऐसा होता है कि मम्मी का काम है खाना बनाना, ठीक है, पापा जाके बाहर अर्निंग का काम कर रहे हैं, पैसे अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा जैसे सबका काम फिक्स होता है। अब आपका तो काम नहीं होगा कि जाओ पैसे, आपको पढ़ाई के अलावा कोई ये तो नहीं कहेगा कि जाओ कमा के आओ।
तो जैसे होता है डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि काम का बंटवारा हुआ रहता है, तो उसी तरीके से हमारे सेल में भी होता है डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब चीज़ों का बंटवारा होता है। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में हम लोग देखते हैं कि बॉडी की जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे पैर हमारा चलने का काम करता है, माउथ से हम लोग खाना खाने का काम करते हैं, नोज़ से जो है सूंघने का काम करते हैं। जैसे मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं सबका अलग अलग काम है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर है प्रॉपर, मतलब फिक्स है कि तुमको ये काम करना है। हाथ से हम लोग लिखने का काम करते हैं, तो सारी चीज़ें फिक्स हैं कि किसको कौन सा काम करना है। तो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, मतलब कि ह्यूमन जो बॉडी है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, हार्ट का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, यानी कि हार्ट जो है, ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ें हैं ना, वो हार्ट नहीं करता है। हार्ट का बस एक ही काम है, ब्लड को पंप करना, ठीक है। और स्टमक जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सिमिलरली डिवीज़न ऑफ लेबर आल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, मतलब कि सिंगल सेल जो होती है, मतलब एक सिंगल जो सेल होती है उसके अंदर भी हमें डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी कि कामों का बंटवारा प्रॉपर होता है कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। जैसे कोई सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस जो होता है पूरा कंट्रोलिंग सेंटर होता है। वो न्यूक्लियस जो है वो पूरी चीज़ों को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर एनर्जी बनती है। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर फूड बनने का काम होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिससे फूड बनता है। तो अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं सेल्स में, तो वो डिफरेंट अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इनमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कि एक सिंगल सेल जो है उनमें भी डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, और स्पेसिफिक कंपोनेंट इनमें होता है विथिन इट नोन एज द सेल ऑर्गेनेल, और इन चीज़ों को हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये गोल्जी बॉडी है। मतलब जितने भी ये चीज़ें हैं इन्हें हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। देखो, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सब जो है एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल, मतलब कुछ नया मटेरियल बनाना हुआ सेल में, या फिर साफ सफाई करने का काम हुआ, या फिर वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना हुआ तो सेल में, ये सब चीज़ें एंड सो ऑन, मतलब कि और भी बहुत चीज़ें। A cell is able to live and perform all its function because of these organelle, मतलब कि एक सेल तभी लिविंग रह सकता है जब ये सारी चीज़ें मिलके अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करेंगी, तो ये होगा, ठीक है। These organelle together constitute the basic unit called the cell। ये सारी चीज़ें एक साथ मिलके सेल कहलाती हैं, ठीक है। अगर मतलब कोई सेल में कुछ भी चीज़ें निकाल दी है, यानी कि न्यूक्लियस निकाल दिया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया, तो जो है वो सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो उसका जो है उसका मतलब अस्तित्व खत्म हो जाएगा कि वो सेल नहीं है। अगर सेल के अंदर से कुछ भी निकाला तो सेल जो है सेल जैसा काम नहीं करेगा। तो सेल की जो मतलब सबसे छोटी चीज़ होने के लिए उसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स होने चाहिए। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट द ऑल सेल्स आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनल नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब दिया है कि हु डिस्कवर सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो ये सब चीज़ों को पता है। और कैसे की थी? ओक ट्री से की थी, और उसका बार्क से कॉर्क को निकाला था जिसकी थिन स्लाइस ली थी, ठीक है। वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इतना सब पढ़ने के बाद ये तो पता ही चल गया कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों है, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो ये जो 5.2 है, व्हाट इज़ अ सेल मेड ऑफ, सेल किसके बने होते हैं और इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।